मेरे से मिलने से पहले से ही वो चीज़ चल रही थी और मेरे से मिलने के बाद भी वो चीज़ महीनों से कंटिन्यू थी। द शॉकिंग जी। पार्ट इज़ नॉट इवन सिंगल पार्टनर, इट वाज़ मोर देन 30 पार्टनर्स जिसके साथ शी वाज़ इन्वॉल्व्ड एंड वो चीज़ मैंने आफ्टर मैरिज 30 पार्टनर्स आफ्टर मैरिज? टोटल मेरे को हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, वेरी सीरियस हेल्थ इश्यूज। डिप्रेशन तो ऑलरेडी चला ही हुआ था, बट व्हेन इट कम्स टू जी। फिजिकल हेल्थ मेरे को प्राइवेट अपने प्राइवेट पार्ट पे कुछ इशू फील हुआ। तो मेरे लिए थोड़ा सा दिक्कत वाली जी। चीज इसे लिंक्ड हुई कि मेरे को वो इन्फेक्शन लगा कैसे। तो ऐसे ही सो एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो है वो लग गई और उसकी वजह से आप और परेशान हो गए। तो उसके बाद फिर इलाज करवाया आपने, और उस लड़की का क्या हुआ जो टेस्ट वगैरह करवाए थे? क्या आप उसको भी यही प्रॉब्लम थी? यस, वो स्टार्टिंग तो एसटीडी नहीं था, स्टार्टिंग में ये इन्फेक्शन होता है, उसकी टेक केयर ना की जाए तो फिर वो डिजीज के रूप में आ जाता है। जैसे मैंने बताया कि आई हैड हर ईमेल आईडी एंड वहां से फिर मेरे को नोटिफिकेशन आती है कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एट दैट होटल। आई वाज लाइक, होटल का एक्सपीरियंस। तो वहां से मेरा थोड़ा सा दिमाग जो है वो गड़बड़ा गया। मैं बोलूँ तो सेक्स एडिक्शन जिसको होती है वो फिर जी। वो चीज़ खराब हो जाता है माइंड, और फिर देखता नहीं। खुद की फैमिली में ही शी एडमिटेड दैट, आई हैव प्रूफ, शी एडमिटेड दैट कि अपने ब्रदर इन लॉ, कजन एंड घर पे कोई मैकेनिक आ रहा है उसके साथ, तो जिसको ये एडिक्शन लग जाती है फिर शी और ही वो देखता नहीं आगे क्या है, क्या मेरा रिश्ता है, क्या मेरा लगता है, उसको बस बुद्धि सामने से सिर्फ एलुमनी की डिमांड है कि एलुमनी दो और वी आर रेडी टू, हम अलग होने के लिए रेडी हैं। पर मेरा पॉइंट यही है कि इतने पैसे किसी ने कुछ किया नहीं और हम ही पैसे दें, हम ही एलुमनी दें, इट डजंट मेक एनी सेंस। तो अभी कोर्ट में मैटर है, कोर्ट ही जी। डिसाइड करेगा। हम मना कर रहे हैं कि हम एलुमनी नहीं देंगे, सामने वाला बोल रहा है कि हमें तो पैसे चाहिए इस चीज जी। द हरप्रीत ਸਿੰਘ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਸੀ ਅੱਜ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਵਿੱਕੀ ਭੋਰਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਲਤ ਜੋ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਵਿੱਕੀ ਭੋਰਿਆ ਜੀ। ਵਿੱਕੀ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਵੈਲਕਮ। सत श्रीकाल जी, सारी ऑडियंस को मेरा सत श्रीकाल, राम राम, आदाब। आई होप आप सब ठीक हो। जी, बहुत शुक्रिया। सो सबसे पहले तो जी समय निकाल के हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी की तरफ से कनाडा में आते हैं, कनाडा में पढ़ते हैं, और जब आपको वर्क परमिट मिल जाता है तो आप भारत में वापस जाते हैं अपनी शादी करवाने। तो यहाँ से मैं कहानी शुरू करता हूँ। थोड़ा सा हमें बताइए कि आज जब हम बात करते हैं कि डर है, खौफ है कि नौजवान पीढ़ी जो है, पहली बात तो बहुत ज़्यादा तहकीकात करके पहले रिलेशनशिप बनाती है, फिर उसके बाद उसको कैरी करती है। पर आपने एज अ आज्ञाकारी बेटा होने के नाते आपकी फैमिली ने आपकी अरेंज मैरिज करवाई। तो आप जब कनाडा से भारत में जाते हैं तो क्या गड़बड़ कहाँ से शुरू होती है और क्यों ये इतनी हालात बिगड़ जाते हैं कि समस्या इतनी बढ़ जाती है कि आपके ऊपर पुलिस के केस पड़ जाते हैं, आपके ऊपर दोष लगाए जाते हैं कि आपने पैसे की मांग की है, और इसके बावजूद कि आपको पता चल जाता है कि वो जो लड़की है उसका किरदार ठीक नहीं है, और आपको भी समस्या आ जाती है अपने शारीरिक तौर के ऊपर भी। सो थोड़ा सा हमें यहाँ से शुरुआत कीजिए कि कैसे ये सब कुछ होता है। बिल्कुल। तो ये बात 2022 की है, जब मैं वर्क परमिट पे था और इंडिया वापस आया था। और रीज़न ये था इंडिया आने का कि मेरे पिताजी की रिटायरमेंट फंक्शन था। तो उसके बाद फिर घर वालों ने सोचा कि और प्रस्ताव रखा कि आपकी शादी की एज हो रही है तो आप शादी के लिए सोचिए, और अरेंज मैरिज के लिए ये लड़की देखी गई थी, जी। जैसे कि आमतौर पे मिडिल क्लास फैमिलीज में होता है। तो ऐसे ही अपने पेरेंट्स के कहने से, आई ट्रूली ट्रस्ट माई पेरेंट्स, तो बस बाकी डेस्टिनी में जो लिखा है वो होगा। बट उस टाइम पे
एक दो मीटिंग्स हुई एंड मैंने पेरेंट्स को यस कर दिया, ठीक है आप लोगों ने जैसा सोचा है मेरे लिए अच्छा ही सोचा होगा। एंड वहां से फिर अक्टूबर 2022 में मेरी शादी हो जाती है एंड कोर्ट जी। मैरिज करके एंड फिर नवंबर एंड में मैं वापस कनाडा आ जाता हूँ, क्योंकि स्पाउस को इनवाइट करने के लिए, आप सभी ऑडियंस को पता भी होगा, उस टाइम पे मैं जॉबलेस था। कनाडा वापस जाके फिर मैं अपनी परमानेंट जॉब की तैयारी करता हूँ ताकि मैं अपने स्पाउस को इनवाइट कर सकूँ। तो इसलिए मैं उस टाइम पे साथ नहीं ले जा सका उसे, बट वहां जाके फिर मेरी जॉब भी लग गई थी। जी। और जॉब लगने के बाद फिर आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द डॉक्यूमेंट्स और अपनी पे स्लिप, टैक्स स्लिप और फिर फंड्स दिखाने होते हैं। जो भी फंड्स थे वो मेरे फैमिली ने जो लड़की है उसके अकाउंट में सारा ट्रांसफर किया ताकि एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड दिख सके। जी। एंड वो सब और मेरी पे स्लिप और सारा मतलब ये सेटअप हमने कर दिया। वी नेवर आस्क्ड फॉर अ सिंगल रुपी सामने वाली पार्टी से, बिकॉज लड़की हमारे घर आ जाती है, देन इट्स आवर रिस्पांसिबिलिटी टू जी, टेक केयर बिल्कुल। ऑफ हर इन एवरी एस्पेक्ट्स। एब्सोल्युटली। सो तो आपने सारी तैयारी की, क्योंकि यहाँ पे सारे पेपर वर्क होता है। हमारे दर्शकों को बता दें कि ये इतना आसान नहीं है स्पाउस को बुलाना, उसके लिए एक पूरी कार्रवाई होती है जिसको पूरा करना पड़ता है। इसमें फाइनेंशियल आपको शो करना पड़ता है, उसके अलावा आपको कोर्ट का और बाकी डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स दिखानी पड़ती हैं कि हम मैरिज करा ली हमने और हम लड़का या लड़की जो है उसने कनाडा में वापस आना है। पर इससे पहले चलें थोड़ा सा उस लड़की की तरफ। तो ये लड़की क्या पढ़ी लिखी है, जैसे आप पढ़े लिखे हैं? कहाँ की है? और आपकी जो उससे वार्तालाप होती है शादी से पहले या उसके बाद, उसमें क्या आपको नज़र आता है? क्योंकि एक हरियाणा की लड़की अगर है या पंजाब की लड़की है तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जहाँ ये नौकरी कर रही है या घर में काम कर रही है या नहीं पढ़ रही है या कुछ और कर रही है, तो एक तरह की डोसाइल होगी, उसको भी एक चाह होगा कि भाई मैंने बाहर जाना है। तो क्या बातचीत होती है? वेरी 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 नाइस क्वेश्चन हरप्रीत जी। तो जब ये स्टार्टिंग में मैं मीटिंग करने गया तो लड़की ने थोड़ा बहुत बायोडाटा जो ऑलरेडी हमारे पास आया था कि क्या है, बाकी मिलने के बाद मेरे को पता, उसने बताया कि आई एम ए मैनेजर और हरियाणा की किसी बड़ी कंपनी में शी वॉज वर्किंग एंड शी इज वर्किंग। एंड उसके बाद बातचीत हुई। आमतौर पे यही चाहिए होता है, लॉयल्टी इज द प्रायोरिटी, सभी को यही चाहिए होता है। एंड हमारी ओपन कम्युनिकेशन हुई एंड शी सेड आई ओनली नीड लॉयल्टी, एंड उसके अलावा तो हम दोनों पढ़े लिखे हैं तो उसके बाद हम देख लेंगे आगे। एंड व्हेन इट कम्स टू हर क्वालिफिकेशन, बीबीए की है, उसके बाद एमबीए की है, एमबीए के बाद एक्सपीरियंस है मल्टीनेशनल कंपनीज का। राइट। और फैमिली बैकग्राउंड की बात की जाए उसकी, तो जैसे हरियाणा पंजाब में मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं, वैसे ही बहुत मिडिल क्लास फैमिली से ही हमने रिश्ता लिया था, मेरे पेरेंट्स ने रिश्ता लिया था। राइट। बट क्या आज की डेट में बिल्कुल नहीं मान सकते कि कोई गरीब का परिवार है वो बच्चा बिगड़ा नहीं हो सकता, कोई अमीर का है नहीं। मेंटालिटी जिसकी खराब होगी, डजंट मैटर कि उसका बैकग्राउंड अमीर है, गरीब है, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, कम पढ़ा लिखा है, नो। एब्सोल्युटली, ये आपने बिल्कुल सही बात की। मेरा किसी के अंदर तो झात नहीं मारी जा सकती, ये तो जैसे आप बर्ताव करते हैं तब पता चलता है। तो ये जो अरेंज मैरिज हुई थी, जो आपके फैमिली ने इस लड़की को ढूंढा था, तो क्या कोई बीच में कहते हैं ना विचोला था या कहाँ से कोई मैट्रिमोनियल से इनको ढूंढा, क्या हुआ था? जी बिल्कुल, फैमिली में ही कोई रिलेटिव था, कोई दूर का रिलेटिव, जिसने ये हमें प्रपोजल मेरे पेरेंट्स के सामने रखा गया कि भाई हाँ मैं जानकार हूँ और उस फैमिली को मैं जानता हूँ और लड़की को कोई इशू नहीं है बाहर जाने में एंड शी इज रियली इंटरेस्टेड टू गो टू कनाडा। राइट। एंड क्योंकि हमारी आप पंजाब साइड में लोगों को थोड़ा सा क्रेज है बाहर जाने का, जो कि अच्छी बात है। हरियाणा साइड फिर भी थोड़ा सा उस टाइम पे, आज के टाइम हो गया बट उस टाइम पे थोड़ा कम था, तो इश्यूज हैं एक्सप्लेन करने में कि बाहर जाना है, क्योंकि हरियाणा साइड ज्यादा गवर्नमेंट जॉब, स्पोर्ट्स, इस चीज में है, बाहर जाने का क्रेज अब बढ़ रहा है। राइट। तो बट उस लड़की ने पूरा इंटरेस्ट तो दिखाया आपने कनाडा बातचीत जाने की उस लड़की के। के साथ और आपका वो राजीमंद थी, और आपने एक जो बात की थी कि लॉयल्टी की जो बात, वो लड़की ने की थी या आपने की थी उससे? ये हम दोनों ने टेबल पे लिखी थी। मैं आई आस्क्ड फॉर द प्रायोरिटी कि उस लड़की को क्या चाहिए, कुछ अलग से कुछ रिक्वायरमेंट है, जो कंडीशन है आप पहले ही बता दीजिए, पसंद नापसंद सारी चीज। तो उसने वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझसे एक ही सवाल किया कि आई जस्ट नीड लॉयल्टी, दैट्स इट, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। एंड आई वाज रियली हैप्पी कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरे को भी राइट। ये चाहिए।
वो तो ताश के पत्ते बाद में छोड़ ही नहीं सकते हैं। सो बिल्कुल जी, आपने सही कहा कि दोनों का सोच उस समय आपको लगी कि जी ये ठीक तरफ जा रही है और आपने शादी कर ली। कनाडा आ जाते हैं, कनाडा से आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करवाते हैं और भेज देते हैं, तो फिर क्या होता है, कितना समय लगता है? क्या वो लड़की कनाडा में आती है या इंडिया में ही रहती है? और जहाँ किरदार की बात करते हैं, जो लॉयल्टी का जिक्र हुआ था मैरिज से पहले, आपको कैसे पता लगता है कि ये लड़की जो है इसका किरदार ठीक नहीं है? बिल्कुल। जब मैं कनाडा में आ जाता हूँ तो कनाडा में आने के बाद ऑफ कोर्स टाइम जोन हमारा चेंज हो जाता है, तो हम दोनों ने अपने ईमेल जो है वो एक्सचेंज कर रखे थे, ताकि कोई आईआरसीसी से कोई रेलिवेंट ईमेल आए, है ना, स्पाउस वीजा के लिए, तो मैं उसको टाइम से देख लूँ, टाइम से रिप्लाई कर दूँ उस चीज का। जी। तो एक दिन क्या हुआ, तो मैं कनाडा में था, तो अगर आप जो भी ऑडियंस इसको देख रहे हैं उनको पता होगा कि गूगल की आईडी अगर आपके पास है तो वो सारी चीज से लिंक हो जाती है, गूगल ड्राइव, गूगल लोकेशन एंड जीमेल, एवरीथिंग जी। अगेन। एंड अगर आपने वो ऑन कर रखी है तो आप कहीं पे भी जाते हो, फॉर एग्जाम्पल किसी होटल में गए हो, तो थोड़ी देर बाद गूगल आपके पास एक नोटिफिकेशन भेजता है रिव्यू के लिए, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, तो हमें वो रिव्यू करके वो डालना होता है। राइट। तो वहां से जैसे मैंने बताया कि आई हैड हर ईमेल आईडी, एंड वहां से फिर मेरे को नोटिफिकेशन आती है कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एट दैट होटल। आई वाज लाइक, होटल का एक्सपीरियंस? तो वहां से मेरा थोड़ा सा दिमाग जो है वो गड़बड़ा गया। फिर मैंने थोड़ा डिटेल में गया, एंड जो यहाँ पे जो टेलीकॉम कंपनी है उसका एक्सेस ऐप से आप कर सकते हैं। तो फिर मैं कॉल लॉग्स जी। में थोड़ा सा और जाने की कोशिश की। कॉल लॉग देख के आई वाज शॉक्ड कि व्हेन आई वाज स्लीपिंग इन कनाडा एंड शी वाज टॉकिंग टू समवन एल्स इन इंडिया। तो फिर ओके। वहां पे जाना और कॉल लॉग से सारी और नंबर पता लगाया, एंड फिर वहां से मेरे को पता चला कि मैरिटल अफेयर्स बहुत ज्यादा थे, एंड द ओनली एम वाज टू कम टू कनाडा। तो मेरा सिर्फ यूज किया जा रहा ओके। था। हाँ, तो इसमें ये जो आपको शक पड़ा और आपने तहकीकात शुरू करनी की, उसके अंदर से ये सब कुछ बाहर निकलना शुरू हुआ। आप जब इंडिया में थे, शादी हुई, कितनी देर आप साथ में रहे? और उसके बाद ये जो आपने बताया कि ये सिलसिला आपको पता चलना शुरू हुआ, ये कितनी देर के बाद आपको शक होना शुरू किया और आपने तहकीकात करनी शुरू की? इंडिया में साथ हम सिर्फ और सिर्फ 2 से ढाई महीने साथ रहे हैं। यस, 2 से ढाई महीने। ओके। एंड उसके बाद जो जैसे ही मेरे को स्पाउस वीजा के लिए मैं उसके डॉक्यूमेंट्स रेडी कर रहा था, उस दौरान जब मेरे पास नोटिफिकेशन आती है कि अबाउट दी होटल एंड अदर थिंग्स, एट दैट मोमेंट आई गो टू रियलाइज कि भाई कुछ गड़बड़ है। एंड नॉट ओनली, चलो शादी से पहले इंसान का जो भी पास्ट रहा हो वो मैटर अलग है, बट व्हेन इट कम्स टू शादी के लिए कमिटमेंट, उसके बाद तो हमें वी शुड बी कमिटेड टू दी मैरिज एंड ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज शादी को लेके जो भी होती हैं। एंड पर देयर इज़ नो डाउट अबाउट yes, इट, एब्सोल्युटली यू आर राइट। शादी के बाद हमारे कल्चर में ये होता है कि जी जब शादी हो जाती है तो लड़की अपने माँ बाप का घर छोड़ के लड़के के घर में आ जाती है। तो क्या आपके केस में भी यही हुआ, या लड़की जो है अपने माँ बाप के पास रह रही थी कि अब तो मैंने चले ही जाना है कनाडा, तो मैं अभी यहाँ पे बचा लेती हूँ अपना समय? राइट। एंड शी बिलोंग टू वेरी हाई फाई सिटी, एंड तो वहां पे शी वाज वर्किंग, इज वर्किंग, एंड उस टाइम पे फिर वो काम के लिए वापस चली जाती है, अपने पेरेंट्स के घर पे ही स्टे करती है। जो भी शादी की फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी करके मैं अपना कनाडा चला जाता हूँ, एंड शी वेंट बैक टू हर पेरेंट्स हाउस। तो इसमें जैसे आपने कहा कि आपको जब शक हुआ तो आपने तहकीकात शुरू करनी की, पर ये शक कैसे पक्के हुए? क्योंकि देखिए, दोस्तों के साथ चले गए घूमने फिरने, कहीं आ गए, क्या ये एकदम रिपीटेडली ये सब कुछ हो रहा था, या एक बार ही होटल का आपको पता लगा, या बार बार आपको ये सारी चीज़ें आपके सिस्टम में आती रही? तो ये चीज का जैसे मैंने मेंशन किया, कॉल लॉग्स में भी मैं थोड़ा सा डिटेल में गया, और मैंने प्रेजेंट मंथ और उससे लास्ट 6 महीने से देख रहा हूँ मैं मेरे से मिलने से पहले से ही वो चीज चल रही थी, और मेरे से मिलने के बाद भी वो चीज महीनों से कंटिन्यू थी। एंड द शॉकिंग जी। पार्ट इज नॉट इवन सिंगल पार्टनर, इट वाज मोर देन 30 पार्टनर्स जिसके साथ शी वाज इन्वॉल्व्ड। एंड वो चीज मैंने आफ्टर मैरिज 30 पार्टनर्स आफ्टर मैरिज? टोटल, जो कि शादी के बाद भी उनमें से तीन बंदे थे जो कि उनके साथ व्हेन इट कम्स टू ये खराब हो जाता है, तो फिर वो सामने वाला बंदा
मैं क्लियर बोलूँ तो सेक्स एडिक्शन जिसको होती है वो फिर जी। वो चीज़ खराब हो जाता है, माइंड वो फिर देखता नहीं। एंड खुद की फैमिली में ही शी एडमिटेड दैट आई हैव प्रूफ, शी एडमिटेड दैट कि अपने ब्रदर इन लॉ, कजन एंड घर पे कोई मैकेनिक आ रहा है उसके साथ, तो जिसको ये एडिक्शन लग जाती है फिर शी और ही वो देखता नहीं आगे क्या है, क्या मेरा रिश्ता है, क्या मेरा लगता है, उसको बस बुद्धि भ्रष्ट वाली बात है। राइट। बट विक्की जी, ये चीज़ आप कैसे कह सकते हैं कि जब आपको ये पता चलना शुरू किया, आपने तहकीकात करनी शुरू की, तो आपके पास क्या कोई प्रूफ्स आए जिसको आपने क्या कन्फ्रंट किया उस लड़की को और उससे क्या आपने पूछा, या अपने आप ही अपने मन में आपने ये सोच लिया कि जी इसके अफेयर्स हैं बाकियों के साथ? डेफिनेटली, वेरी नाइस क्वेश्चन। तो यहाँ पे जब मैंने एक इंसान जो कि उस टाइम पे इट वाज 2023 का वैलेंटाइन चल रहा था, तो वहां पे वो मैसेज मैंने लोकेशन देखी, ये देखा, फिर आई क्लाउड में गया तो आई क्लाउड से आई मैसेजेस लिंक थे, वहां पे वैलेंटाइन डे, किसी हैप्पी वैलेंटाइन डे, ये सब किसी और के साथ मनाया जा रहा था, वो सब पकड़ा गया। एंड फिर वहां से मैंने पूछा कोई एक ही है या फिर मल्टीपल हैं, क्योंकि वो जो मैंने कॉल लॉग्स देखा वो एक इंसान से बहुत देर बात हो रही है। फिर मैंने दूसरे का पूछा ये दूसरे इंसान से जी। इतनी देर बात की हो रही है, तीसरे से इतनी देर बात की हो रही है। तो शी एडमिटेड हाँ ये मैं बीबीए में थी, एमबीए से हूँ, तब से लिंक है। जब एडिक्शन की ज्यादा मेरे को तलब होती थी तो मैं बुला लेती थी इसको, एंड उसको इसको मतलब मल्टीपल एज आई सेड। एंड वहां से फिर she नहीं विक्की admitted- जी, शी एडमिटेड टू Yes, यू कि शी yes. इज हैविंग रिलेशनशिप एंड हैविंग सेक्स विद पीपल इवन आफ्टर मैरिज? इवन आफ्टर मैरिज वो सारे प्रूफ मैंने कॉल लॉग्स, लोकेशन और सब कुछ उसके सामने रखे। देन शी एडमिटेड यस ये मेरी कंपनी में ही काम करता है एंड इसके साथ मैं रिलेशन में थी। उसके साथ साथ रिलेशन में होने के बाद भी उसको भी धोखा दिया जा रहा था, उसको भी नहीं आइडिया था कि इसके साथ साथ और लोगों के साथ भी अफेयर चल रहा है। तो ये खुद उसने एडमिट राइट। किया। एंड तो इस दौरान विक्की जी पेपर तो आपने भेज दिए थे, जो कार्रवाई होनी थी कनाडा आने की, ये 2-3 महीने के बाद ही जैसे आपने कहा कि ये सिलसिला शुरू हो गया, तो कितनी देर आप तहकीकात करते रहे और कब जाके आपने कन्फ्रंट किया? जब आपके पास पूरे प्रूफ आ गए थे, पुख्ता सबूत, तब आपने बात की या पहले ही उससे बात करनी शुरू कर दी कि भाई कुछ गड़बड़ है दाल में? वेरी नाइस। तो ये पूरा प्रोसेस 1 हफ्ते चला। इनिशियली शी डिनाइड, बिकॉज एक इमेज ऐसा इंसान डेफिनेटली वो सोसाइटी के आगे तो ये सब दिखाएगा नहीं। तो एक इमेज क्रिएट कर रखी थी अपनी फैमिली के आगे, अपने ऑफिस में एंड पूरे रिश्तेदारी में कि लड़की बहुत मेहनती है, ये और वो। फिर ऐसे इंसान को जाके मैंने ये सब सामने रख दिया उसकी फैमिली के, एंड तो दे वर रियली शॉक्ड कि ये तो हमें तो पता ही नहीं ये सब चल रहा है अंडर द टेबल, क्योंकि उसके नहीं, आप वापस आए इंडिया, फिर जाके आपने ये सब कुछ शो किया या वहाँ कनाडा में मैं रहते कनाडा हुए में रह आपने के परिवार से संपर्क यस किया? कनाडा में रह के ही मैंने व्हाट्सएप के थ्रू वीडियो कॉल्स हुई उसके फैमिली से, अपनी फैमिली से, उससे सब कुछ मैंने उसी दौरान उसको दिखा दिया सब कुछ। तो उसके परिवार का क्या कहना था ये सारी चीज़ों के बारे में? उसके दे वर लाइक कि बच्ची है, गुड़िया है, गलती हो गई एंड माफी मांग रहे हैं उसके पेरेंट्स, हमारी गरीब परिवार की लड़की है, हम फिर कोई शादी नहीं करेगा, और थोड़ा समझो हमारे पिताजी उसके थोड़ा सा मेंटली ठीक नहीं है, विद ड्यू रिस्पेक्ट उनको, उनसे मेरा कोई इश्यू नहीं है। और तो जो आंगनवाड़ी होते हैं जो वर्कर्स, उसकी माताजी वहाँ पे काम करती हैं, तो एक वेरी मिडिल क्लास फैमिली थे, तो उन्होंने लगा कि भाई हमने बहुत एक पैसे इकट्ठा करके शादी की है और हम मानते हैं कि गलती की लड़की की गलती है, और हम जो करंट अफेयर्स जी। हैं उनके घर जाएंगे लड़कों के और उनको बोलेंगे कि ये सब रोक दो क्योंकि हमारी लड़की की अब शादी हो गई है, और अपनी लड़की को भी समझाएंगे। और उसके ओके। पेरेंट्स फिर गए भी ठीक। उनके पास और उनको मना किया कि ये सब रोक दो, ये गलत है, हमारी लड़की की शादी होने वाली है। नहीं, शादी हो चुकी है कि होने वाली है? हो चुकी थी, तो हमारी लड़की की शादी हो चुकी है। ये सब एब्सोल्युटली। रोको। सो अब जब ये रिस्पांस उनके पेरेंट्स की तरफ से आया, तो आपकी तरफ से क्या रिस्पांस था? आपके पेरेंट्स और आपका क्या रिस्पांस था? बिल्कुल। तो यहाँ पे सारी ऑडियंस के सामने मैं ये एडमिट करता हूँ, यहाँ पे मेरी और मेरी फैमिली की गलती थी। गलती ये थी कि ऐसे इंसान को हमने एक सेकंड चांस दिया, और जो एक ओके। हाँ इमोशनल ट्रैप जो सारा फैलाया गया पूरे एक सभा में कि माफ कर दो, बच्ची है, ऐसे कैसे हो सकता है और दोबारा कोई होगा नहीं, तो उस इमोशनल ट्रैप में आके
एंड उसको एक सेकंड चांस दिया गया इन द प्रेजेंस ऑफ घर के जो बड़े बूढ़े होते हैं, सारे बुजुर्ग होते हैं, उन सब ने माना कि हमारी लड़की को एक मौका दिया जाए और बिचौलिया जो एक मतलब सबने कहा कि यस एक एक मौका दिया जाए। वहां पे अगेन उन सभी बड़ों बूढ़ों की सभी की बात की रिस्पेक्ट करते हुए ये चीज फिर आगे एक मौका दिया गया, जो कि मैं मानता हूं कि राइट। सो आपने जब मौका दे दिया उसके बाद क्या उसके जीवन में कुछ परिवर्तन आया या नहीं आया, और आपको क्या फिर उसके बाद क्या बातचीत होती रही, कितनी देर तक ये सिलसिला फिर चलता रहा? जी, तो जैसे कि मैंने बताया कि ये वैलेंटाइन 2023 की बात है, तो फिर मैं ये सब करने के बाद आई लॉस्ट माय जॉब, आई वाज मेंटली डिस्टर्ब्ड एंड बहुत ज़्यादा खराब। तो मैं इंडिया वापस आता हूँ अपने, बस जॉब चली गई और मेरे को पेरेंट्स चाहिए अपने, क्योंकि ऐसी चीज़ें किससे शेयर करें। तो आप बिल्कुल। तो फिर मैं इंडिया आके इमोशनली यू आर ट्रॉमेटाइज्ड, और वैसे भी आपका दिमाग जो है काम नहीं करता। बिल्कुल। तो ये अब जब आप वापस आते हैं इंडिया, ये कौन सा महीना होता है और फिर यहाँ पे आके क्या कुछ होता है? मार्च 2023 में वापस आता हूँ मैं, मार्च फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आ जाता हूँ मैं 2023 में। आने के बाद फिर ये सारी चीज़ें जो मैंने बताया वीडियो कॉल पे चल रही थी सारी, ये फिर सामने आके फिर सारी मीटिंग हुई, सारे घर के बैठे, वो लड़की भी सामने आई, सारा गलती मानी गई, उसके भाई, उसके रिलेटिव्स, चाचा, ताऊ और मामा सब बैठे थे। सब ने यही कहा कि गलती होगी बहुत जी। बड़ी एंड एक मौका दिया जाए। एंड उसके बाद फिर एकदम से तो मैं ये चीज़ नहीं भूल सकता, ना ही मेरी फैमिली भूल सकती। इतना बड़ा जो जी। पाप ही बोलूँगा इस चीज़ को तो मैं। तो जब उसने उसके परिवार ने उसने माफ़ी माँगी, गलती मानी, मेरी तरफ से यही रिप्लाई था कि ये चीज़ एक दिन में भूली जा सकती नहीं, बट फिर भी सारे बड़े-बूढ़े घर के बोल रहे हैं तो मैं यही कहूँगा, गिव मी सम टाइम, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि ये सब चीज़ें मैं राइट। भूल जाऊँ। तो इसलिए इंडिया आके जी। हम थोड़े टाइम साथ रहे और घूमने-फिरने गए, बट वो चीज़ें माइंड में हमेशा रही मेरे। और फिर मैं कुछ टाइम के बाद राइट। जुलाई 2023 में वापस कनाडा चला जाता हूँ, जॉब के लिए दोबारा, ओके। ताकि मैं सो अगेन 2-3 महीने आप बिता के फिर वापस चले जाते हैं, यस पर इस समय के दौरान क्या वो लड़की आपके घर में आ जाती है या अभी भी माँ-बाप के घर में ही रहती है? ये यहाँ पे फिर वो लड़की हमारे घर आती है इनिशियल स्टेज पे। जी। और आप जुलाई में वापस चले राइट। जाते हैं, तो फिर क्या आप ही के घर रहती है या अपने माँ-बाप के घर वापस चले जाती है? यहाँ पे कुछ दिन वो यहाँ रहती है। जैसे ही मैं कनाडा जाता हूँ तो अगेन एज आई सेड वो लड़की वर्किंग थी, तो वापस अपने पेरेंट्स के घर जाके एंड वो अपना काम कंटिन्यू करना स्टार्ट कर देती है। ओके। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड, मार्च से जुलाई का जो पीरियड था जब आप वापस गए, ऑफ कोर्स आपके मन में भी बात थी, लेकिन आपने उसके साथ घूमे फिरे, रहे, इकट्ठे रहे। तो क्या आपके मन से वो बात निकल गई थी, और क्या आपको लगा कि ये लड़की अब ठीक हो गई है? और क्या जुलाई में वापस आने के बाद क्या रिलेशनशिप स्मूथ हो गई और उसका आप वेट कर रहे थे पेपर्स के, या फिर कुछ और भयानक होता है? हरप्रीत जी, यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि मैं अपनी गलती, अपनी वीकनेस एडमिट करता हूँ कि आई एम इमोशनली वेरी वीक और नॉट एनी मोर। बट उस टाइम पे कोई इंसान सामने रो दे, एक ट्रैप बिछा दे और बातों में उलझा ले, तो इट वाज, मैं वैसे ही पिघल जाता था, बट अब नहीं। तो जब साथ रहे तो बहुत इमोशनली एक होता है ना पैम्पर करना, तो वो पैम्परिंग की गई जी। मुझे कि तू ही है अब देवता मेरे लिए, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। एंड जो पास्ट हुई मैं वो अपनी फैमिली में ही जो मेरे सिस्टर्स हैं बड़ी, तो उसको देख के मेरे को ऐसी इन चीज़ों की लत लग गई। बट अब मैं तेरे साथ रहूँगी तो ये चीज़ें मैं भूल जाऊँगी, एक बैकग्राउंड मेरा चेंज हो जाएगा, तो मेरे को जी। मौका दे। ऐसी बातों के साथ फिर ये टाइम मेरा कटा मार्च से जुलाई तक का। तो जुलाई के बाद जब आप वापस आ जाते हैं, फिर वो अपने घर में वापस चली जाती है या आपके घर में रहती है, तो फिर क्या होता है? हाँ, तो उसके बाद वो मैं कनाडा आ जाता हूँ एंड वो वापस अपने शहर में अपने पेरेंट्स के साथ अपना काम करने चली जाती है। एंड यहाँ पे आने के बाद एज आई सेड जो पुरानी जॉब थी मेरी छूट चुकी थी, तो अगेन उसको इनवाइट करने के लिए, जी। किसी भी फैमिली मेंबर को इनवाइट करने के लिए मेरे पास कनाडा में एक अच्छी खासी परमानेंट नौक बी की जॉब चाहिए एटलीस्ट उस टाइम पे। तो मैंने फिर से जी। ट्राई किया कि मेरे को जॉब मिले, और मेरे को जॉब मिल भी गई थी। बट अगेन वो चीज़ यहाँ पे तो शॉकिंगली जैसे ही मैं वहाँ पे जाता हूँ तो मेरे को पता चलता है कि मेरे को हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, एंड वेरी सीरियस हेल्थ इश्यूज। डिप्रेशन तो ऑलरेडी चला ही हुआ था,
बट व्हेन इट कम्स टू जी फिजिकल हेल्थ, मेरे को अपने प्राइवेट पार्ट पे कुछ इशू फील हुआ, तो मेरे लिए थोड़ा सा दिक्कत जी वाली चीज थी ये। मैं जब डॉक्टर के पास गया, ये कनाडा की बात है, ये मैं जब कनाडा में डॉक्टर के पास गया, सारे टेस्ट हुए, देखा, पूछा हाइजीन के बारे में, सारा मेरा बैकग्राउंड मेडिकल हिस्ट्री पूछी उन्होंने। तो जी फिर उन्होंने पूछा कि जो कि आप फिजिकली किसी के साथ ज्यादा टाइम के लिए, या फिर आपकी क्या है, मतलब आप ज्यादा पार्टनर्स के साथ रहे हो, अनप्रोटेक्टेड आपने फिजिकल कॉन्टेक्ट किसी के साथ बनाए हैं, तो सारा उन्होंने पूछा मेरे से। तो वाज लाइक कि नहीं, मैं ऐसा, मेरा बैकग्राउंड नहीं है, ऐसी ऐसी जी सोसाइटी से मैं नहीं आता, तो ये सब तो नहीं किया। तो उन्होंने फिर पूछा कि आप मैरिड हैं? आई सेड यस आई मैरिड। तो पार्टनर के बारे में जब सारा कुछ हुआ, जी तो वहां से लिंक होती गई चीजें कि कैसे मेरे को हुआ। एंड फिर ये बात मैंने जब अपने पेरेंट्स को बताई, तो उन्होंने फिर टेस्ट भी कराया उस लड़की का वहां पे, उसकी फैमिली ने भी बोला कि हाँ ठीक है, हम टेस्ट कराते हैं इस चीज का। एंड जी यहाँ से सारी चीजें लिंक्ड हुई कि मेरे को वो इन्फेक्शन लगा कैसे। तो ऐसे ही सो एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो है वो लग गई और उसकी वजह से आप और परेशान हो गए। तो उसके बाद फिर इलाज करवाया आपने, और उस लड़की का क्या हुआ जो टेस्ट वगैरह करवाए थे? क्या आप उनको भी उसको भी यही प्रॉब्लम थी? यस, वो स्टार्टिंग तो एसटीडी नहीं था, स्टार्टिंग में ये इन्फेक्शन होता है, उसकी टेक केयर ना की जाए तो फिर वो डिजीज के रूप में आ जाता है। तो स्टार्टिंग में जी इन्फेक्शन था, तो पर दवाइयाँ लेने के बाद, पर मैंने टाइम्स, टू बी ऑनेस्ट, मैंने दवाइयाँ टाइम से नहीं ली। एक धक्का ऑलरेडी चल रहा था ये सब, और जी एक और ट्रोमा मुझे मिल गया, ये इन्फेक्शन वाला। तो ना ही दवाई टाइम से ली गई, दिमाग खराब हो गया, डाइट छूट गई, जॉब लग गई थी आने के बाद, फिर दोबारा ये सब के कारण जॉब जी फिर छूट गई मेरी। एंड ऑफ कोर्स कंपनी में आउटपुट देना पड़ता है कुछ, आप कनाडा में इतना आसान नहीं है रहना, जॉब है, रेंट है, खाना है, ग्रोसरी है, बहुत सारी चीजें हैं, और ऊपर से मेरे को ये सब हो बिल्कुल। गया था, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कोप अप विद ऑल ऑफ दिस थिंग्स। वेल एब्सोल्युटली यू आर पासिंग थ्रू एन वेरी रफ टाइम, एंड जैसे आपने कहा कि जब ये बीमारी का पता लग जाए तो वैसे ही इंसान घबरा जाता है, बट डेफिनेटली जो आपने बताया कि ये क्योंकि अनप्रोटेक्टेड सेक्स जो था दूसरी तरफ से किया जा रहा था, उसका आपके ऊपर असर पड़ गया। राइट। तो उसके बाद क्या होता है जी? क्या आप इसके बारे में बातचीत करते हैं आपने परिवार के साथ, उस परिवार के साथ टेस्ट होते हैं, तो फिर क्या बातचीत होती है? क्या आपने अब मन बना लिया कि आपने छोड़ना है उसको या कंटिन्यू रखना है रिलेशनशिप? क्या होता है? तो ये अगस्त की बात है जब मेरे को चलता है पता कि अगस्त की मेरे को ऐसे ऐसे इन्फेक्शन है। उस टाइम पे अगस्त के बाद का टाइम है 2023 का, उसके बाद से मैं मेंटली अनस्टेबल हो जाता हूँ, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा हो जाता हूँ। इनफैक्ट मेरी सिस्टर उस टाइम तक कनाडा में आ चुकी थी, और शी इज़ मैरिड। तो मेरे सिस्टर और मेरे ब्रदर इन लॉ को भी मैं भूल गया था कि ये मेरे लगते क्या हैं। एंड मेंटली स्टेज मेरी ऐसी हो गई थी, आई यूज्ड टू अब्यूज देम, वो मेरे को कुछ गलत करने से रोकते थे, तो मैं भूल गया था कि मेरी ये लगते क्या जी हैं, ऐसी मेंटल कंडीशन मेरी हो गई थी। और दे टुक केयर ऑफ मी। और उस टाइम पे दवाइयाँ तो फिर उस चीज़ की ना तो मैं लेता था, मेरे को सिर्फ कॉफ़ी चाहिए, एडिक्शन लग गई कॉफ़ी की और हाई शुगर की। और उस कॉफ़ी और जी शुगर का कॉम्बिनेशन लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर में मैं इतना ज़्यादा हो गया कि मेरी फूड पाइप है, ये मेरी खराब हो चुकी थी बिल्कुल। एंड डॉक्टर ने कहा ये इतना कंजम्पशन ऑफ कैफीन एंड हाई शुगर रोकना पड़ेगा, ये इतना ठीक नहीं है। तो अगेन जी नवंबर 2023 आते आते माय फैमिली डिसाइडेड कि ये सब अब रोकना पड़ेगा, नहीं। और फिर हमने दोबारा से, क्यों रोकना पड़ेगा, क्योंकि हम जनवरी 2025 में दोबारा से कुछ ऐसा नोटिस करते हैं कॉल लॉग्स के थ्रू कि ये सब उसका पकड़ा जाता है कि वो दोबारा से कहीं पे, जब मैं कनाडा आया था, दोबारा से कहीं से अफेयर उसका कंटिन्यू है। हाँ अच्छा। यस। तो मेरी मेडिकल कंडीशन हम फिर सो भी फाइनली फिर आप क्या डिसीजन लेते हैं? आपने कहा कि इनफ इज़ इनफ, अब मैं इसको छोड़ता हूँ, ये आपने फैसला किया, फिर क्या होता है? यस। तो 2024 स्टार्टिंग में वी डिसाइडेड कि एनफ इज एनफ, अब नहीं होगा कुछ, अब नहीं 25 के 24 जनवरी 25 में जनवरी आपने डिसाइड किया? 2024। अच्छा यस, जनवरी ओके 2024 में डिसाइडेड कि अब
अलग होना है, दैट्स इट। मैं ये प्रपोजल फिर मैंने रखा अपनी तरफ से कि अब नो मोर इमोशनल ट्रैप्स, मेरे को अपनी फैमिली देखनी है, मेरे को अपना करियर देखना है, मेरे को जॉब देखनी है। ऑफ कोर्स आई वाज नॉट मेंटली फिट, बट मेरी सिस्टर ने, ब्रदर इन लॉ ने, मेरी पेरेंट्स ने, सबने डिसाइड किया कि अब इसको इस जाल से निकालना है। और फिर जैसे ही हमने प्रपोजल रखा डिवोर्स का, तो जी। लड़की का रिप्लाई आता है कि गिव मी सम टाइम, आई विल थिंक अबाउट इट। वी सेड ओके। अच्छा। तो फिर जैसे ही कुछ दिन बाद फरवरी 2024 में मेरे पेरेंट्स के पास फोन आता है स्टेट पुलिस का, हरियाणा पुलिस का, कि आपकी बहू ने आपके ऊपर मारपीट, दहेज और जो भी ये डोमेस्टिक वायलेंस, ये सब का केस लगा दिया है। एंड आपको आपके नहीं, पर मारपीट का केस कैसे लग गया जबकि Exactly. वो आप तो रह रही थी अपने माँ बाप की तरफ? एग्जैक्टली यही पॉइंट है मेरा बताने का, कि यही सब मार्केट में चल रहा है। यहाँ पे उसने टाइम लिया, ऑफ कोर्स उसने हजारों लोगों से डिस्कस किया होगा क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो हमारी सोसाइटी में यही पॉइंट मैं हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके ऊपर इल्जाम लग जाता है, यू आर एक्यूज्ड, एंड आपने ही वो किया है, देन यू आर क्रिमिनल। तो वो प्रूफ करने का जो टाइम है ना, वो इतना ज्यादा लगता है अपने जुडिशियल सिस्टम में। और 70 चीजें अच्छी हो सकती हैं, आई ट्रूली रिस्पेक्ट माई कंट्री, बट व्हेन इट कम्स टू जुडिशियल सिस्टम, आपको प्रूफ करने में इतना टाइम लग जाता है वो आपने करी है या नहीं करी। एंड ऑफ कोर्स जो पीसीसी होती है, तो ये पुलिस कंप्लेंट जो हो जाती जी, उसके बाद क्या माँ बाप का आपके, क्योंकि वो इंडिया में है आप कनाडा में हैं, तो पुलिस क्या कोई एक्शन लेती है आपके माँ बाप के खिलाफ? एक्शन होता है। एक्शन ये होता है कि पहले फिर मार्च में ही मेरे पेरेंट्स जाते हैं, और मार्च में ही हमारे पास नोटिस ऑफ अपीयरेंस आ जाता है पुलिस के द्वारा, हमारे घर पे आता है। और अच्छा। मेरे पास व्हाट्सएप के थ्रू आता है, और कि ऐसे ऐसे नोटिस ऑफ अपीयरेंस है, जिसमें मैं और मेरे पेरेंट्स के खिलाफ होता है, हम 3 जनों के खिलाफ होता है। मेरे पेरेंट्स गए पुलिस स्टेशन, बात की कि भाई ऐसे ऐसे ये सब हैं, तो ये प्रूफ्स हैं। उधर से मेरी सिस्टर और मैंने साथ, हम सब ने ये प्रूफ इकट्ठे किए, कॉल लॉग्स, रिकॉर्ड्स, लोकेशन, उसका खुद का हलफनामा कि हाँ ये मैंने किया है, मुझे माफ कर दो, उसकी फैमिली का हलफनामा, हमारी बच्ची को माफ कर दो, ये सारे प्रूफ इकट्ठे करके हमने पुलिस के आगे रखे कि जी। और कि हमारे साथ गलत हो रहा है आप, और ये मारपीट का कोई सबूत हो, कोई मार पिटाई, कोई मेडिकल, और लड़का तो बाहर बैठा है, मार कैसे सकता है, डजंट मेक एनी सेंस। और पेरेंट्स ऑलरेडी मेरे एज्ड पेरेंट्स हैं, एंड हार्ट पेशेंट है मेरे पिताजी, एंड वो बिल्कुल लाइट वेट हुए, ऐसे कैसे, तो ये सेंस ही नहीं बनती। राइट। तो वहां से सो क्या पुलिस सुनती है आपकी, जो आप वहाँ पे प्रूफ दिखाते हैं कि ये गलत एलिगेशंस हैं, पुलिस का क्या उस समय रवैया होता है? उस टाइम पे पुलिस का रवैया, हमारा जो एक्सपीरियंस रहा अच्छा नहीं था, टू बी ऑनेस्ट, अच्छा नहीं था। तो सामने से कि प्रूफ करने के लिए लड़की वाले, पुलिस यही ट्राई करती है कि आप जो भी आपका मैटर है प्लीज सेटलमेंट करो। ये जो वर्ड है सेटलमेंट, ये सारे प्रूफ, सारी बातचीत, सारी कन्वर्सेशन, सारा जीरो कर देता है। वो पुलिस चाहती है कि मैटर ज्यादा आगे ना जाए, आप सेटलमेंट कर लो बाहर की बाहर। ये कोई पहला केस नहीं है, हम तो डेली ऐसे केस देखते हैं, और जितना जल्दी हो सके अपना इसको पैसे वैसे दो लड़की वालों को, और अपना आप फ्री करो। तो यहाँ पे इट वाज रियली शॉकिंग कि भाई हमने कुछ गलत नहीं किया, आप कह रहे हो सेटलमेंट करके ये केस रफा दफा करो। तो राइट। यहाँ पे पैसे कैसे दे सकते हैं? मैं फिर से मेरी जॉब छूट गई, अगली लड़की वर्किंग है, तो मैं एलिमनी किस चीज की दूं? ना ही हमने दहेज लिया, एंड दे वर सेइंग कि आपको पैसे देने तो पड़ेंगे। एलिमनी भी मांग रही थी इसके अंदर? Yes. जो था, पुलिस ने मारपीट का दोष लगाया, और पैसे भी क्या मांग रहे थे वो? यस, पैसे की डिमांड 22 लाख समथिंग की डिमांड हुई कि इतना पैसा दो। तो ये सारा, ये फिर ट्रॉमा, ये सब मेरे पेरेंट्स वहां, जब मैं कनाडा में था, आपको मैंने बताया कि ये मार्च, नोटिस ऑफ अपीयरेंस पुलिस से हमारे पास मार्च में आ जाते हैं, और जी। तभी से ही मेरे पेरेंट्स 21 बार पुलिस स्टेशन गए हैं। और वो चक्कर कम भी हो सकते थे, वो क्यों नहीं हुए? सिस्टम में जो कुछ लोग हैं हमसे किस चीज की डिमांड कर रहे थे
आप समझदार हैं और ऑडियंस भी समझदार होगी, जो चीज़ हमने नहीं बिल्कुल जी, अनफॉर्चुनेटली ये सिस्टम जो है हम सबको मालूम है कि क्या होता है। रिश्वत और पैसे का ये बिल्कुल। जो समा है, इसके अंदर हर एक कोई आपको दबोचना चाहता है। आज जून 2025 है जी, अब कहाँ पे स्थिति है? आपकी सेहत का क्या हाल है? ये केस क्या कोर्ट में है या सेटल हो चुका है? क्या चल रहा है? उससे पहले मैं जैसे आपको बताना चाहूँगा, अप्रैल में मेरे साथ क्या इंसिडेंट होता है, मैं अलग रहने लग जाता हूँ अपने सिस्टर और ब्रदर इन लॉ से। अप्रैल न्यू ब्रिंसविक की बात थी। हाँ, हाँ। तो अप्रैल 2024 में जहाँ पे मैं रहता हूँ, वो सारा एक फायर ट्रेजेडी हो जाती है और आग लग जाती है। टेबल पे जो लैपटॉप था, लैपटॉप की हाँ, हाँ। बैटरी ब्लास्ट होती है और सब दीवारें लकड़ी की होती हैं। टेबल जल गई, दीवारें जल गई। माय क्लोथ्स, माय डॉक्यूमेंट्स, माय पासपोर्ट, एवरीथिंग इनटू एशेस। ओह माय गॉड! अब मैं पुलिस के पास इंडिया आऊं कैसे? अपने पेरेंट्स से मिलूं कैसे? अपने डिफेंस में मैं बात रखूं कैसे? पुलिस साइड कि फिजिकली आपको इंडिया में होना पड़ेगा, आप क्रिमिनल हैं या नहीं है, सारे प्रूफ दो हमें, आओ बात करो। आई वाज लाइक मेरे पास जी। पासपोर्ट नहीं है। पासपोर्ट के लिए नाउ द बिगेस्ट पॉइंट इज, पासपोर्ट के लिए आप सबको पता है पीसीसी लगती है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। जी, बिल्कुल। अब वो मेरी क्लियर नहीं हुई क्योंकि जो मेरे पे केसेस लगे हैं, पुलिस वाले बोले कि आपका पासपोर्ट नहीं बन सकता क्योंकि आपके ऊपर पुलिस केस लगे हैं। पीसीसी नॉट क्लियर की ओके। स्टैम्प मेरे को ईमेल पे आ जाती है। जो बीएलएस से हम पासपोर्ट बनवाते हैं, तो मेरा पासपोर्ट नहीं बनता। अब मैं इंडिया जाऊं कैसे बिना पासपोर्ट के? इस प्रोसेस में फिर मैंने फायर, जो कनाडा फायर डिपार्टमेंट, न्यू ब्रिंसविक फायर डिपार्टमेंट, वहाँ की लोकल पुलिस, वहाँ से सारे डॉक्यूमेंट्स लिए और जनवरी 2025 में मेरे पास पासपोर्ट हाथ में आता है। टोरंटो कॉन्सुलेट से मैं न्यू ब्रंसविक से टोरंटो जाता हूँ ताकि मेरा पासपोर्ट जी। मिल जाए और मैं इंडिया वापस जा सकूँ, अपने पेरेंट्स के पास जा सकूँ, इस केस को रफा दफा कर सकूँ। तो जनवरी 2025, अब से कुछ 4-5 महीने पहले, तो मेरे पास पासपोर्ट मिलता है। विद इन 10 डेज मैं इंडिया वापस आ जाता हूँ पासपोर्ट मिलते ही। एंड जी। यहाँ पे एक और पॉइंट है कि मेरे खिलाफ एलओसी जारी हो जाती है। एलओसी, लुकआउट सर्कुलेट नोटिस, जो कि इंडिया से बाहर जो भी क्रिमिनल्स बैठे हैं उनके लिए एलओसी जारी की जाती है यूजुअली। अच्छा। एंड आई डिडंट नो दैट। तो वो तो एयरपोर्ट पे ही आपको हिरासत पे ले लिया होगा फिर? यस। जैसे ही मैं एयरपोर्ट पे गया, इमिग्रेशन वाला बंदा मेरा पासपोर्ट लेके कभी इधर जाए कभी उधर भागे। आई वाज लाइक कि इसको दिख गया होगा कि मेरे खिलाफ केसेस हैं, बिकॉज आई डिडंट नो कि एलओसी जी। तक बात पहुंच गई है। किसी ने बताया नहीं मेरी और मेरी फैमिली को। ओके। फिर मेरे को हाँ, अरेस्ट हाँ। किया गया। इमिग्रेशन ने सीआईएसएफ, जो कि हमारी आर्म फोर्स होती है एयरपोर्ट पे, उसको हैंड ओवर कर दिया। जी, जी। तो सुबह में 7 बजे न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पे था। 3 दिन का ट्रैवल ऑलरेडी था। तो 7 से 1 बजे तक सीआईएसएफ ने मेरे को अपने पास रखा। फिर डॉक्यूमेंट्स चले, हरियाणा पुलिस के पास गया कि ऐसे ऐसे एलओसी जो केस चल रहे हैं, वो बंदा इंडिया आ गया है। तो फिर हरियाणा पुलिस की 2 जिप्सी मेरे को बाहर लेने आई थी न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पे। तो वहां से सीआईएसएफ एंड इमिग्रेशन ने हरियाणा पुलिस को मेरे को हैंड ओवर कर दिया। और फिर मैं राइट। 1:30 बजे मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ और रात तक मैं वहीं बैठा रहता हूँ। और वहां से भी इस डिमांड हुई कि कुछ दो हमें, देन आप बाहर जा सकते हो पुलिस बेल पे। ओके। यस। 2 चीज होती है, पुलिस बेल एंड तो कोर्ट ये बेल। आपके माँ बाप को पता चल गया था कि जी आप आ चुके हैं, और फिर कैसे आप वहाँ से बाहर निकलते हैं? या सुबह सुबह जैसे बताया मैं इंडिया आ गया था, तो मैं फोन पे था कि मैंने उनको बता दिया पापा मेरे खिलाफ एलओसी थी। पेरेंट्स भी शौक थे कि एलओसी तो दिल्ली आ गया। मैं हाँ दिल्ली आ गया हूँ, बट मेरे एलओसी है तो ये सारा प्रोसेस चलेगा। उन्होंने फिर जल्द से जल्द सारे एडवोकेट वगैरह जो भी है ये फॉर्मेलिटीज पूरी की। बट सबसे पहले पुलिस को अलाउड होता है कि 24 घंटे तक अपने पास वो रख सकते हैं। देन 24 घंटे से 1 मिनट ज्यादा नहीं। तो उतनी पावर तो पुलिस के पास थी। जी। एंड उस 24 घंटे में भी अगर आपको बाहर जाना है बेल पे, तो वो चीज होती है पुलिस बेल, विच इज डिफरेंट फ्रॉम कोर्ट बेल। तो पुलिस बेल लेके मैं शाम को 7:30 बजे मैं थाने से फ्री होता हूँ। एंड कौन सोचता है कि अपने पेरेंट्स से इतने टाइम बाद मिलेगा, एंड वो भी थाने में। तो या फिर मैं रात को 11 बजे तक हम वापस अपने शहर आते हैं। एंड फिर 2-3 दिन में मैटर, पुलिस अपनी चार्जशीट दाखिल करके मैटर कोर्ट में भेज देती है। और अब मैटर तब से लेके अब तक मैटर कोर्ट में कंटिन्यू है। सो अब कोर्ट में हियरिंग चल रही है जी। क्या उस दूसरी तरफ से आपने कोई अप्रोच किया या उन्होंने अप्रोच किया कि बैठ के सेटल कर लें? कोई ऐसी बात हुई, या अब कोर्ट ही फैसला सुनाएगा जो भी होना है?
बीच में ट्राई किया गया कि ये अपने इतने आगे बात ना जाए, मेरे करियर का भी सवाल है, क्योंकि अब मैं पीआर भी अप्लाई नहीं कर सकता था उस टाइम पे। दो आई वाज रेडी, मेरी एक्सपीरियंस सब था, सब कुछ ठीक था, बट पीसीसी क्लियर नहीं हो सकती, तो बिना पीसीसी के पीआर नहीं हो सकता। तो मेरे को वहां मेरी जॉब चली गई, मेरा करियर, मेरा ड्रीम, मेरी हेल्थ, मेरे पेरेंट्स की मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, फाइनेंशियल, सब जीरो। सोशल रेपुटेशन, एक स्टिग्मा वाली चीज को देखा जाता है, ये सब चीजें, वो तो मैं अब लोगों को बता रहा हूँ, जी तो जी यूजुअली बिल्कुल। लोग नहीं बताते, अंदर रखते हैं। एंड दैट्स व्हाई आई टुक अ स्टेप कि मेरे को ये कहानी बतानी पड़ेगी कि थोड़ा सा लोग इस चीज से जागरूक हों, ये गलत डिसीजन कहाँ तक ले जा सकता है आपको, वो चीज लोगों को पता चले। राइट। सो अगेन अब कोर्ट में ही बातचीत होगी, कोर्ट ही फैसला करेगा। क्या डेट्स इजीली आगे आ रही हैं, क्योंकि आप अब इंडिया में बैठे हुए हैं, कनाडा आप आ नहीं सकते जब तक ये क्लियर नहीं होता, और कोर्ट्स में तो सालों लग जाते हैं। तो उस तरफ से अब आपको क्या नज़र आ रहा है, क्या आपको कुछ जस्टिस मिलने की उम्मीद है? सामने से सिर्फ एलुमनी की डिमांड है कि एलुमनी दो, और वी आर रेडी टू, हम अलग होने के लिए रेडी हैं। पर मेरा पॉइंट यही है कि इतने पैसे किसी ने कुछ किया नहीं, और हम ही पैसे दें, हम ही एलुमनी दें, इट डजंट मेक एनी सेंस। तो अभी कोर्ट में मैटर है, कोर्ट जी ही डिसाइड करेगा। हम मना कर रहे हैं कि हम एलुमनी नहीं देंगे, सामने वाला बोल रहा है कि हमें तो पैसे चाहिए इस चीज जी। के, और मैटर फिर अभी दो डेट्स। सो पैसे दे के बातचीत कहते हैं जी ख़त्म यस, हो सकती है, और आप क्योंकि कह रहे हैं कि किस बात के पैसे दिए जाएं। यस, जहाँ तक आपकी सेहत की बात आती है, जो वेनरल डिजीज़ का आप शिकार हुए, अब क्या आपकी सेहत ठीक है? यस। तो मैं ठीक हो गया था 7-8 महीने पहले। तो नवंबर में मेरे को फिर ये इस इन्फेक्शन से मैं दूर हो गया था। लगभग 1 सवा साल लगा मेरे को ये ठीक होने में, बट ये रिकवरी टोटल हो चुकी है। फिजिकली, मेंटली आई एम बैक टू द जिम, आई एम हिटिंग हार्ड, एंड फिजिकली, मेंटली आई एम रेडी टू फाइट। वंडरफुल जी, बहुत बढ़िया बात है, आप सेहत याफ्ता हो चुके हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है जी कि मीडिया में आके आप ये बात आगे ला रहे हैं, किसी के अंदर तो हम नहीं जा सकते। ये रिश्ते ख़ास तौर के ऊपर पति पत्नी का रिश्ता जो होता है बहुत पवित्र हम मानते हैं अपने धर्मों में, अपने कल्चर में। लेकिन जो आपने कहानी सुनाई ये बहुत ही दर्दनाक कहानी है, और अफसोस कि ये चीज़ जो है काफ़ी प्रचलित हो रही है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये सब जो आप ट्रॉमा में से निकले हैं, इसमें हम देखते हैं कि बहुत सारियां लड़कियां और लड़के भी जो हैं कनाडा आने के लिए किसी भी लेवल तक जा सकते हैं, और माँ बाप से ये चीज़ें छुपाई जाती हैं। लेकिन जब माँ बाप को भी पता चल जाता है, बजाय ये कि इस चीज़ के ऊपर पानी डाला जाए, इसमें जैसे आपके साथ हो रहा है कि इसको और आगे बढ़ा के अब पैसे तक बात आ गई कि पैसे कैसे बाहर से जो व्यक्ति आए उससे खींचे जाएं। तो मीडिया में ये सब कुछ लाने का आपका क्या मकसद है, और क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? बिल्कुल हरप्रीत जी, जो भी ऑडियंस, जो भी इंसान इस वीडियो को देख रहा है, मेरा सबको एक ही मैसेज है कि इमोशनल ट्रैप्स में ना घुसें। जो यंग जनरेशन है खासकर, और वो इजीली, एक एक नॉर्मली होता है कि अपोजिट सेक्स की तरफ एक पर्टिकुलर एज में अट्रैक्शन जाता है, बट अपनी फिजिकल नीड्स को जी साइड में रख के आपको सामने वाले की मेडिकल हिस्ट्री, उसका बैकग्राउंड चेक करना बहुत जरूरी है। आज की डेट में पेरेंट्स की जनरेशन और हमारी जनरेशन में सारी सोसाइटी की, सारा सोच का बहुत डिफरेंस है। तो मैं यही सलाह देना चाहूँगा, कोई भी एक रिलेशन, एक लॉन्ग टर्म रिलेशन, शादी करने की कोशिश जा रहा है, तो आपको बैकग्राउंड ज़रूर पता होना चाहिए इंसान का। अब मेरी तरह हो सकता है कि पता नहीं आपको किसी को क्या इन्फेक्शन है, क्या उसका बैकग्राउंड है, ये एक चीज़ है। हो सकता है किसी और चीज़ में वो इन्वॉल्व हो रहा है, आपके ऊपर वो चीज़ आ जाए। तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैं यही सलाह देना चाहूँगा। राइट। और सेकेंडली जी, जैसे आज समाज में हम देख रहे हैं कि प्री नप्टियल एग्रीमेंट्स हो रही हैं, माँ बाप जो हैं समझते हैं कि इसकी क्या ज़रूरत है, लेकिन अफसोस के जैसा समाज बनता जा रहा है वैसे ही हमें आने वाले समय के अंदर कुछ प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी, ताकि ये समस्याएं जो हैं ना सामने करनी पड़ी, किसी को भी ना करनी पड़े। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। विक्की जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम जो आपके साथ ये 2-3 साल हादसा वापरा है, जो हुआ है, ये बड़ा मंदभागा है, और इससे बहुत कुछ सबक मिलता है। लेकिन
आज भी हम देखते हैं कि ये एक सिस्टम जो बना पड़ा है जिसके अंदर के वेरिफिकेशन कैसे की जाए, लोक विश्वास जो है उसी के ऊपर ये रिश्ते बनते हैं। थोड़ी बहुत ही आप कर भी सकते हैं वेरिफिकेशन, लेकिन कितना को डीप आप जाएंगे, ये तो अगर आपके पास वो ईमेल ना होती तो आपको क्या कहाँ से पता चलना था, और ना आपको ये बीमारी लगती तो कैसे आपको पता चलना था। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, और धन्यवाद आपका कि आप मीडिया में आके इस चीज़ को बाहर ला रहे हैं ताकि और लोग जो हैं सुचेत हो सकें और थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेके ध्यान से आगे जो रिश्ते जब बनाने हैं उस तरफ जा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। एनीथिंग इन क्लोजिंग यू वुड लाइक टू से? थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके, एंड इट वाज रियली प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू फॉर हैविंग मी। एंड मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो भी यंग जनरेशन इसको देख रही है, प्लीज़ अपने पेरेंट्स का, अपनी फैमिली का, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, एंड फिजिकली मेंटली यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, दैट्स इट। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर योर टाइम। शुक्रिया। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਜੀ ਵਿੱਕੀ ਭੋਰੀਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਂਝ ਪਾਈ, ਆਪਣੀ ਦਰਦਨਾਕ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਟਰੌਮੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਲੰਘੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨਾ ਮਿਲੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਪੈਸਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਐਂਡ ਮਨੋਰਥ ਹੈਗਾ? ਕੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਹੈ ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਟੌਰਚਰ ਹੋਇਆ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਗਈ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਗਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਬਜਾਏ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਹੁਣ ਕੇਸਿਸ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਪਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੋਰਲ ਡਿਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੋਏ, ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਹੀ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਿ ਉਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਈਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਾੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਵਿੱਕੀ ਭੋਰੀਆ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ 604 603 7555 604 603 7555 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ, ਇੰਪਾਵਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ ਵਰਤ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕੋ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਂਝ ਪਾਣਾ। ਸੋ ਯੂ ਆਰ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਕੰਟੈਕਟ ਮੀ, ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ harpreetsingh@gmail.com। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੈਵ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਡੇ, ਇੰਜੋਏ ਯੋਰਸੈਲਫ ਐਂਡ ਸਟੇ ਸੇਫ।